Hello students, welcome to B2 Learning. बेटा myself देवेन कटारिया and I am your physics mentor. So बेटा मैं अभी लेके आया हूँ थर्ड लेक्चर जिसके अंदर हम प्रक्षेप्य गति का पार्ट 2 यानी कि भाग 2 लेके आ रहे हैं। और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल रहेगा ये पार्ट स्टार्टिंग में, है ना। मैं कोशिश करूँगा उसको आसान तरीके से बताऊँ, बट फिर भी थोड़ा मैथमेटिकल है तो परेशान नहीं होना, ठीक है, सुनना आराम से। तो सबसे पहली चीज़ बेटा जो इस लेक्चर में देखनी है अपने को वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है बेटा परिपथ का समीकरण। अब आप बोलोगे सर ये परिपथ का समीकरण का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ, तुम थोड़ा इत्मीनान रखना। सबसे पहले अपन अपने वो ले लेते हैं जो एक्सेस वगैरह है ना। अपन ये मान लेते हैं कि भाई अपना जो पार्टिकल है उसको ऐसे कहीं प्रक्षेपित किया गया होगा, ठीक। यहाँ पर अगर देखते हैं जो अपना कण है यहाँ मान लेते हैं इधर से फेंका गया होगा, इसके जो निर्देशांक होंगे बेटा, है ना, उसको अपन कितना लिख सकते हैं 0,0, यानी इसको अपन ने 0,0 से फेंका गया। ये जो 0,0 है ये वास्तविक रूप से मूल बिंदु हो गया, ठीक। बोले ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद ये जो प्रक्षेप है ये प्रक्षेप ऐसे कहीं जाके गिरेगा। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ये जब यहाँ गिरेगा तो यहाँ कहीं पहुँचेगा ना, इस तरीके से। ये वो बिंदु हो गया जहाँ पे प्रक्षेप गिरेगा, ये वो बिंदु हो गया जहाँ से प्रक्षेप को फेंका जाएगा। बोले ठीक है सर, 0,0 से फेंका गया। कहा बीच में बेटा अगर किसी समय पे देखा गया तो ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, करेक्ट। ये जो यहाँ कहीं पहुँचेगा इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो होगा ये कुछ x, y होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल होगा, x, y होगा। कोई बोलता है कि भाई x, y का मतलब, x, y का मतलब हो गया बेटा ये जो दूरी हो गई ये हो गई अपनी x और ये जो दूरी है ये अपनी क्या हो गई y। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्षण पर जो ये x दूरी है, जो x एक्सिस की दूरी है उसे x बोल दिया और जो ऊर्ध्वाधर की दूरी है उसे y बोल दिया, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की दूरी। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। मैंने कहा बेटा अब देखो यहाँ पर है ना क्या चीज़ है, यहाँ पर ये जो y लिखा है ना y, इसको अगर आप x के हिसाब से लिख दो, x की टर्म में लिख दो, तो जो मिलेगा ना उसी को आप समीकरण बोलोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलोगे, परिपथ का समीकरण बोलोगे। बोले मतलब सर, मतलब ये बेटा कि ये जो हम परिपथ का समीकरण लिखना चाह रहे हैं ये परिपथ के समीकरण का एक्चुअल मतलब क्या होता है, y एज फंक्शन ऑफ x, मतलब x का फलन जब y के हिसाब से लिखा जाए, मतलब y x के फलन में, x की टर्म में। बोले ठीक है सर। मैंने कहा अब बेटा ये जो फलन निकल के आएगा तुम सिर्फ सुनते जाना अच्छे से, वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अगर मैं उस इक्वेशन की बात करूँ तो वो इक्वेशन बिल्कुल बेसिक लेवल पे बनती है बेटा, y बराबर, है ना, सुनना, y बराबर x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन बन गई, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोले ठीक है सर। आई कहाँ से बेटा, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा, है ना। अपन अभी कंसर्न्ड है इक्वेशन समीकरण को लेके। यहाँ पे x के साथ कुछ लिखा है और x स्क्वायर के साथ कुछ लिखा है, मतलब मैं इसी समीकरण को थोड़ा सा सॉर्टेड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, थोड़े से सॉर्टेड फॉर्म में बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ y बराबर ax, ठीक है, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये अपन ने किया क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे y को सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। उस सिंपल फॉर्म में लिखते वक्त मैंने क्या किया, जो भी x के साथ था, जो भी x के साथ थीटा था उसको यहाँ पे a बोल दिया। बोले ठीक है सर। उसके अलावा जो कुछ बच गया, है ना, यहाँ पे उसके अलावा ये जो कुछ बच गया एक्स स्क्वायर के अलावा, इसको अपन ने क्या कर दिया बेटा, इसको अपन ने b बोल दिया। बोले ठीक है सर। मतलब अपन ने क्या किया, जो ये बड़ी सी समीकरण था ना इसको छोटा बना दिया, y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। और बेटा ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण बेसिकली है एक परवलय का, परवलय मतलब पैराबोला। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये प्रोजेक्टाइल है ये किस तरह की शेप या आकृति का होता है बेटा,
ये अगर हमसे कोई पूछ लेगा तो हम बोल सकते हैं कि यह एक तरीके से कैसा है, पैराबोलिक। पैराबोलिक, पैराबोलिक का मतलब हो गया बेटा परवलयकार। ठीक है, परवलयकार। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये अपन ने लिख लिया कि किस शेप का है। एक तो सवाल ये बन गया अपना। दूसरा सवाल अपने से क्या बन सकता है, अपने को इस तरह का समीकरण दिया जा सकता है। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है और मैं क्वेश्चन भी लूँगा अभी। इस तरह का समीकरण दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी परास बताओ, अधिकतम ऊंचाई बताओ, प्रक्षेपण कोण बताओ। और हम बहुत आराम से कर सकते हैं अगर हमें ये याद है कि जो भी x के साथ लिखा होता है वो a होता है और a बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। कहने का मतलब ये बेटा, tan थीटा कहने का मतलब ये कि अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ से ये जो a निकल के आता है, ठीक है, यहाँ से जो a निकल के आएगा ये a बराबर कितना होगा बेटा, tan थीटा होगा। समझ में आई बात? a बराबर क्या होगा अपने पास, tan थीटा। ठीक, यानी कि यहाँ से जो ये a निकल के आया ये अपने पास कितना हो गया बेटा, ये a इक्वल टू हुआ tan थीटा। बोले ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा ये tan थीटा से तो अपन क्या निकालेंगे, इससे तो अपन प्रक्षेपण कोण निकालेंगे। आपसे परास पूछेगा तो क्या करोगे, उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पूरा कोई समीकरण याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे ये जो दूरी होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए? बोले सर पराश होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट, पराश होनी चाहिए ना। उस हिसाब से इसके निर्देशांक क्या r,0 आ जाएंगे? बोले सर बिल्कुल आ जाएंगे। ये r हो गया और y निर्देशांक तो 0 ही हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही तो टेक्निक छुपी हुई है कि भाई इस y को यदि 0 कर दोगे, y निर्देशांक को 0 कर दोगे तो x निर्देशांक अपने आप क्या आ जाएगा, पराश। यानी अगर आपसे पराश पूछा जाता है तो आप क्या करोगे बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें नहीं, वाइट कलर से लिखते हैं। यानी कि अगर मुझसे पराश पूछा गया तो मैं देखो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ, r निकालने के लिए आप y को क्या कर दो, 0 कर दो। तो कभी भी आपको पराश चाहिए होगी तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, y निर्देशांक को 0 कर दोगे। जैसे बेटा y निर्देशांक को 0 किया, 0 करते ही आपको वहाँ से क्या निकल के आ गई, पराश निकल के आ गई। बोले ठीक है सर, y को 0 कर देंगे तो जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, पराश आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर अधिकतम ऊंचाई का क्या करेंगे, r tan थीटा बराबर 4h, पार्ट 1 में बताया था। r पता है, थीटा पता है tan थीटा, तो 4h में से h तो आ ही जाएगा। बोले ठीक है सर, मतलब ये कि आपको समीकरण पूरा याद तो नहीं रखना, पर ये याद रखना है कि y पर ax माइनस bx स्क्वायर जैसा कुछ होता है, यानी कि x tan थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका मन हो तो याद करो, तो छोड़ सकते हो। इसमें ये ध्यान रखना है कि x के साथ जो भी लिखा होगा वो tan थीटा होगा और y को यदि 0 कर दोगे तो जो x आएगा वो परास आएगा। ठीक भाई, x के साथ जो लिखा है उसको tan थीटा, फिर y को 0 करोगे तो जो x आएगा वो परास आएगा। बोले ठीक है सर, और r tan थीटा बराबर 4h से क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। बेटा ये सबसे डिफिकल्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप में, और वो भी अपने देखना आराम से निकल जाएंगे। समझ गए बात को? आई थिंक इतना क्लियर हो गया। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, पूछा जा सकता है अपने से। देखो बेटा क्या क्या पूछा था। सवाल नंबर 1 किस शेप का होता है, सवाल नंबर 2 यानी प्रक्षेपण कोण, ठीक, सवाल नंबर 3 यानी कि पराश, और चौथा अधिकतम ऊंचाई, उसके लिए r tan थीटा बराबर 4h। क्लियर? ओके। इसके अलावा एक और फॉर्मेट होता है अगर आप सुनना चाहो तो, बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अपन तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके बाद, है ना। तो एक बार के लिए तुम पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लो, जब एक बार पूरा हो जाए फिर आगे बढ़ना, 3 4 5 क्वेश्चन उठाएंगे और फिर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो ये आ गया अपने पास पहला सवाल। तो जो पहला सवाल निकल के आएगा ना बेटा, अच्छे से ध्यान देना, जो पहला सवाल निकल के आएगा वो क्या आएगा कि भाई अपने को पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक मतलब बेटा परवलयाकार, को किससे दर्शाया गया है, ये एक समीकरण दे दिया गया है जिससे इसे दर्शा दिया गया है। और ये कह रहा है कि अपने को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज और हाइट, मतलब थीटा, आर और एच, मतलब अपने को 3 चीज़ें क्या क्या निकालनी है बेटा, थीटा निकालना है, आर निकालना है और एच निकालना है।
ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया और समीकरण आपको दिया हुआ है। अब आप अपने दिमाग से जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, पिछले स्लाइड में पढ़ाया, उसको इससे जोड़ के सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके। एक बार हो जाए फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो बेटा, मेरे हिसाब से तो जो सोल्यूशन होना चाहिए वो कैसे निकल के आना चाहिए, मुझे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि y बराबर लिखा हुआ है x बाय रूट 3 लिखा हुआ है। मैं उसको थोड़ा सा तरीके से लिखना चाह रहा हूँ और लिखना चाह रहा हूँ x इंटू 1/√3। बोले ठीक है सर लिख दो, क्या दिक्कत है। माइनस x²/60 को तो ऐसे ही लिख देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि x के साथ जो लिखा हुआ है ना उसको अलग कर दूँ। बोले इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि मैंने आपको कल क्या बोल रहा हूँ, इसकी पहली स्लाइड में बताया था कि x के साथ जो लिखा होता है वो क्या होता है, tan थीटा। बोले हाँ सर बिल्कुल होता है, tan थीटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या पता लग गया कि tan थीटा बराबर कितना, 1/√3। और tan थीटा 1/√3 तो बेटा यहाँ से पता लग गया थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, यानी कि जैसे x के साथ जो लिखा हुआ है उसको tan थीटा से बराबर किया, अपने को प्रक्षेपण कोण निकल के आ गया। बोले ठीक है सर ये तो बढ़िया है, तो वेरी गुड। अब आगे सुनो, आगे अपने से बोला गया पराश। हमने कहा पराश निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, बोले सर आपने कहा था y को 0 करते ही जो x मिलेगा वो पराश मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल कहा था, वही करने जा रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो y बराबर दे रखा है मुझे x/√3 माइनस x²/60 और मैं इसको किसके बराबर रखने जा रहा हूँ बेटा, 0। जैसे 0 से रखूँगा, ठीक, इस x²/60 को इधर लेके जाए पॉजिटिव कर लें। बोले हाँ सर कर सकते हैं। मतलब यहाँ से आ जाएगा x/√3 बराबर x²/60। ठीक है बेटा। अब यहाँ से फर्दर अगर देखोगे तो ये x और स्क्वायर कैंसिल। बोले बिल्कुल कैंसिल। ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाते ही यहाँ से जो x निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा 60/√3, 60/√3। और ये जो 60/√3 निकल के आ गया अपने पास, इसी 60/√3 को अपन क्या लिख देंगे, r। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब y को 0 रखोगे वहाँ से जो भी x आएगा वो क्या निकल के आएगा, पराश। अब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा, जिसको अपन ट्रिक से कर रहे हैं, वरना इन्हीं क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। समझिए बात को। और देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अपने को हर लेवल के क्वेश्चन देखने हैं ताकि अपन नॉलेज, ब्रेन, टेम्परामेंट सबको सीख सकें। ठीक है, तो 2 चीज़ें आ गई। बोले हाँ सर अब तीसरी रह गई। मैंने कहा तीसरी भी करेंगे, तीसरी क्यों छोड़ेंगे। तीसरी में अपन ने कहा था कि अपने को जब भी h निकालना हो आप सीधे सीधे क्या लगाओ, r tan थीटा बराबर 4h। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पार्ट 1 में। r की जगह अपने पास कितना आ गया बेटा, 60/√3। tan थीटा अपने पास कितना था, 1/√3 बराबर क्या कर देंगे, 4h। यहाँ से देखो √3 इंटू √3 कितना, 3। और 60/3 कर दोगे कितना, 20। 20/4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 60/3 इंटू 12। ठीक है, 4 √3 12 कहाँ से लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा ये 4 है, तो 4 3 12, 12 5 60, तो ये निकल के आ जाएगा 5। क्लियर। तो बेटा इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो अपने को ये भी निकल के आ जाएगा h, यहाँ से आ जाएगा थीटा, ये अपने पास आ गया पराश। तीनों की तीनों चीज़ें। और अच्छे क्वेश्चन को अपन बहुत आराम से बिना मुश्किल के कर सकते हैं। अब कोई एक पार्ट पूछेगा तुरंत बता देंगे। ठीक है, तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा बेटा। अगर समझ में आ गया तो उसको अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो। फिर इसी के ऊपर बेस्ड अब कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अभी गति का समीकरण किया है, मतलब प्रक्षेप्य का समीकरण। अब ऐसे ही कुछ एक पॉइंट और, फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो पॉज करो, कॉपी करो, समझो, जब हो जाए तो आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ऑल राइट, ये आ गया बेटा मेरा अगला एग्जाम्पल। और मुझे इस तरह के क्वेश्चन भी सीखने ही पड़ेंगे। कभी कभी क्या करता है बेटा, आपको x और y दे देता है t के फॉर्म में, x और y, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ समीकरण कितना होगा, है ना, परिपथ का। तो हमने कहा कि भाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमसे पूछ ही क्या रहा है, हमको ये बता दे रहा है कि x बराबर दे रखा है 60, हमको ये भी बता दे रहा है कि y बराबर दे रखा है
8t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। और हमसे पूछा है कि समीकरण बताओ। हमने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा याद हो बेटा, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी समीकरण के लिए। और मैंने क्या बताया था समीकरण के लिए? कि जब भी आपको समीकरण निकालना हो, समीकरण का मतलब भी क्या बताया था? समीकरण का मतलब बताया था बेटा आपको कि y को जब x के फॉर्म में लिखा जाए, अगर आपको याद हो तो। बोले हाँ सर याद तो है। तो ये निकालना है अपने को इस सवाल में। अब ये कैसे निकालोगे? ये t और ये t दे रखा है, इसमें से t निकाल के अगर इसमें रख दोगे तो t हट जाएगा यहाँ से। एलिमिनेशन कहते हैं इसको, करेक्ट? बोले हाँ सर ये तो किया जा सकता है। मैंने कहा बस वही करना है बेटा, और कुछ मुश्किल थोड़ी है। यानी कि यहाँ से अगर अपन चाहें तो अपन यहाँ से बोलेंगे कि भाई t जो आएगा, है ना, यहाँ से जो t आएगा उस t को अपन लिख देंगे बेटा t बराबर x/6। और अब यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 8 t की जगह x/6 माइनस 4.9 और t स्क्वायर की जगह x/6 का स्क्वायर। ये जो y निकल के आ गया ना बेटा, यही वो इक्वेशन है जो हम निकालना चाह रहे थे। समझे बात को? तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन देखने में टफ है क्योंकि थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी के। जनरली किताबों में ज़्यादा होते नहीं हैं, तो हमको लगता है कि यार ये तो मतलब आदत नहीं है ना, जिस चीज़ से टकरा जाते हैं, जिसे देख लेते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं, वो आसान लगने लगती है। जिस चीज़ से नहीं टकराते वो मुश्किल लगने लगती है। करेक्ट? ये जीवन का बेसिक रूल है बेटा, है ना। फियर ऑफ अननोन, जो नहीं पता है ना, जो नया है, उससे थोड़ा घबराते हैं अपन। नहीं करना चाहिए, नहीं घबराना है, ठीक है। तो तुमको आई गेस समझ में आ गया होगा बेटा कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो बिल्कुल भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल अच्छे से आराम से समझते हुए, ठीक है। इसको कर लो, एक बार कॉपी कर लो। जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए फिर अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा अगले सवाल से ना। ऑल राइट, अब आ गया बेटा अपना नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद ही अपन अगले सवाल पे बढ़ पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है सेम रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप बोलोगे सर ये क्या? मैं समझाता हूँ। सेम रेंज का मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ, समान परास, समान परास। और वो भी किसके लिए बेटा? वो भी उन एंगल्स के लिए, है ना, वो भी उन एंगल्स के लिए बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री। यानी ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ठीक है, समकोण कहते हैं शायद उसको। ऐसे एंगल्स को, है ना, उनके लिए जो पराश आती है ना, वो क्या आती है बेटा? समान आती है। और उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, मैं बता देता हूँ तुमको। तुम खुद ऐसे सोचो ना बेटा, जब अपन फॉर्मूले की बात करते हैं तो परास का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? यू स्क्वायर टू भी क्यों लिखूँ मैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला लिखा मान लो। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है बेटा? इस फॉर्मूले में ना एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ये साइन 2 थीटा, ठीक है। ये वाला जो शब्द दिखाई दे रहा है ना, साइन 2 थीटा, इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो साइन 2 थीटा, इसके अंदर साइन 2 थीटा, इस पे गौर करो। अगर थीटा डाला कोई कोण थीटा, तो ये साइन 2 थीटा रहेगा। बोले हाँ। 90 माइनस थीटा डाला तो क्या बनेगा? साइन 2 गुणा 90 माइनस थीटा। मैं लिख के दिखाता हूँ तुमको, मैं लिख के दिखाता हूँ। जब 90 माइनस थीटा डालोगे ना, तो 90 माइनस थीटा पे देखो क्या आएगा? साइन 2 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा, जो बन जाता है बेटा फिर से साइन 2 थीटा। यानी कि अगर मैंने थीटा डाला तो ये फॉर्मूला है ही मेरे पास, पर मान लो मैंने थीटा की जगह अगर 90 माइनस थीटा डाला तो भी साइन 2 थीटा तो उतना ही आ गया घूम के। इस वजह से पराश का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? सेम। मतलब ये बात हमको समझ में आ गई कि हमारे पास चाहे एंगल बेटा हमारे पास थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो। इनफैक्ट कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे भी दिए जाते हैं,
45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, करेक्ट, क्योंकि इन दोनों को भी अगर जोड़ोगे तो 90, थीटा 90 माइनस थीटा को भी जोड़ोगे तो भी 90, और इन दोनों की ही अगर मैं बात करता हूं बेटा तो पराश कितनी आती है, आर। समझ में आई बात? तो अगर चाल समान है, ये कंडीशन है, चाल समान है, ठीक है, तो ऐसे केस में चाहे आप थीटा पे फेंको प्रक्षेपक को, चाहे 90 माइनस थीटा पे, दोनों की पराश क्या आएगी, समान ही आएगी, समान ही आएगी। तो कहने का मतलब इतना हो गया, सुनते जाना अच्छे से, कहने का मतलब इतना हो गया कि अगर मेरे पास, इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा, अभी देखना, मान लो यहां से अपन ने कोई प्रक्षेपक को फेंका है ना, अभी सुनना अच्छे से, थोड़ा सीधा बनाते ना, यहां से अगर अपन ने किसी को प्रक्षेपित किया तो हम अलग अलग कोण पे कर ले रहे हैं, एक को हम कर ले रहे हैं थीटा पे, एक को हम कर ले रहे हैं 90 माइनस थीटा पे। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो थीटा वाला है वो भी यहाँ गिरेगा और जो 90 माइनस थीटा है वो भी यहाँ गिरेगा। समझे बात को? यानी कि दोनों की ही जो पराश है वो क्या है, समान। चाहे से आप एंगल कितना रख रहे हो बेटा, चाहे से एंगल अपन थीटा रखें या एंगल अपन 90 माइनस थीटा रखें। समझ बात? या इसको और साफ सुथरा से लिखना है तो इधर की जगह ऐसे लिख दो, यहाँ ये कितने एंगल का था, थीटा का, और ये कितने एंगल का था, 90 माइनस थीटा का। दोनों की पराश क्या आई थी, समान। ऊंचाई अलग अलग आएगी, बिल्कुल आएगी, इन दोनों का जो उड़ीयन काल आएगा वो भी अलग अलग आएगा, लेकिन क्या समान आएगी, पराश समान आएगी। बोले ठीक है सर, ये तो सही है। आप एक पॉइंट और बताने वाले थे। मैंने कहा हाँ बताने वाला था। वो पॉइंट ये बताने वाला था बेटा कि समान पराश के साथ साथ कभी कभी अपने को अधिकतम पराश की भी बात की जाती है। अधिकतम पराश मतलब मैंने समान चाल से किसी कण को ऐसे फेंका, फिर दूर फेंका, फिर और दूर फेंका, फिर मतलब अलग अलग एंगल पे फेंका, 0 से लेकर 90 तक के सारे एंगल पे फेंका, और फिर ये देखा कि सबसे अधिकतम कहाँ पे आ रही है, तो सारा फोकस फिर से sin 2 थीटा पे आ जाएगा। अगर चाल समान है तो sin 2 थीटा डिसाइड करेगा ना कि मैक्सिमम है कि नहीं है। तो अधिकतम करने के लिए sin 2 थीटा को क्या करना पड़ेगा, अधिकतम। बेटा sin 2 थीटा को अधिकतम करने का मतलब sin 2 थीटा बराबर 1, वो कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो यानी 2 थीटा को करना पड़ेगा 90, तो थीटा को क्या करना पड़ेगा, 45। बोले सर आपने बोल दिया, कुछ लिख के बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, एक स्टार पॉइंट बना के, मैं ये कहना चाह रहा था एक स्टार पॉइंट बना के, ठीक है, कि भाई अगर मैं कभी पराश को अधिकतम करना चाहता हूँ, यानी आर को मैक्सिमम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे sin 2 थीटा को करना पड़ेगा 1, जिसके लिए मुझे 2 थीटा को कितना करना पड़ेगा, 90, जिसके लिए मुझे थीटा को कितना करना पड़ेगा, 45 डिग्री। यानी कि मुझे ये भी समझ में आ गया कि जब आप किसी कण को 45 डिग्री पे प्रक्षेपित करोगे तो वो सबसे अधिकतम दूर जाकर के गिरेगा, सबसे अधिकतम। इनफैक्ट वो कितना दूर तक जाके गिरेगा, आर मैक्स बराबर, फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। अधिकतम के लिए sin 2 थीटा को क्या बोला, 1, तो यानी क्या बच जाएगा, u स्क्वायर बाई जी। यानी कि यहां से बोला जा सकता है कि ये आएगा बेटा u स्क्वायर बाई जी। क्यों? क्योंकि sin 2 थीटा का मान कितना रख दिया, 1 रख दिया। बोले ठीक है सर, मतलब ये हुआ, आप कहना चाह रहे हो कि थीटा बराबर 45 डिग्री पे जब कण को प्रक्षेपित किया जाएगा तो उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, और वो कितना दूर जाके गिरेगा, u स्क्वायर बटा जी, क्योंकि sin 2 थीटा का मान 1 हो चुका है। मैंने कहा हाँ बेटा यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर डायग्राम भी बनाऊँ तो देखो डायग्राम में ऐसे देखने को मिलेगा कि एक प्रक्षेप जिसको 45 से फेंका वो ऐसे दूर जाके गिरेगा, यानी ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है, 45। समझ गए बात को? तो थीटा 90 माइनस थीटा ऐसे, और 45 वाला जो गिरेगा वो सबसे दूर जाके गिरेगा, उसकी परास क्या होगी, अधिकतम होगी। तो अपने को यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आ गए। एक पॉइंट जो अपना निकल के आया बेटा, वो तो निकल के आ गया, एक पॉइंट तो अपना, एक पॉइंट तो निकल के आ गया, समान परास, अरे क्या हो रहा है भाई, समान पराश, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट निकल के आ गया अपना, वो कौन सा निकल के आ गया, अधिकतम पराश। बेटा दोनों ही याद रखने अच्छे से। अधिकतम पराश कितने कोण पे, 45 डिग्री पे, कितनी, u स्क्वायर बाई जी। समान पराश कब पे, जब थीटा और 90 माइनस थीटा, या 45 थीटा और 45 प्लस थीटा। ये डायग्राम फाइनली याद रखना ही, थीटा 90 माइनस थीटा का सेम और 45 डिग्री पे सबसे दूर। बोले ठीक है सर, एकदम क्लियर है। मैंने कहा बढ़िया।
अगर एकदम क्लियर है तो इन दोनों पूरे तीनों पॉइंट्स को कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, और एक बार डन, अब इसको एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो जरा, ये सवाल ना इतना बड़ा है, पैराग्राफ जैसा, लेकिन सत्य यही कि बेटा इसका जो आंसर है ना वो एक शब्द में है। तो मैं आपको पहले सवाल समझाता हूँ, आपके शायद खुद को ही आंसर तुरंत से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना सवाल पे अच्छे से। ठीक है, सवाल समझते हैं। देखो, आपने बोला है कि भाई एक कोई बंदूक है, उससे कुछ कोण पर, है ना, एक बंदूक है, मान लो ये अपना क्षैतिज है, बंदूक है, और वहां से क्या किया गया, एक कोई गोली दागी गई है, मान लो बंदूक से। ठीक है, यहाँ से एक बंदूक रही होगी और इससे एक गोली दागी गई, ऐसे कुछ। अब ये गोली क्या करती है, जाती है और अपने टारगेट मतलब जो उसका निशाना होगा उस पर जाके टकरा जाएगी, ऐसे। यहाँ इसका कोई टारगेट रहा होगा। अब ये कह रहा है कि भाई ऐसा होने के लिए इसे कितने एंगल पे फेंकना पड़ा था। इसका जो एंगल था बेटा, वो एंगल अपना था 5 पाई/36, यानी कि 5 पाई/36, इतने एंगल पे फेंकना पड़ा हमको। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कह रहा है कि अब क्या हुआ कि अब की बार एक पहाड़ी आ गई बीच में, है ना, पहाड़ी आ गई, मतलब यहाँ पर ऐसा देखा गया, यहाँ पे कोई एक पहाड़ जैसा कुछ आ गया, ऐसे समझो, ऐसे पहाड़ जैसा आ गया बीच में कुछ, ऐसा कुछ, ये पहाड़ जैसा आ गया, ये अपने लिए पहाड़ है। ठीक, अब ये पहाड़ आ गया, तो जब अभी गोली फेंकी जाएगी तो गोली तो पहाड़ से टकरा जाएगी, टारगेट पे पहुंचेगी नहीं। तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या कोई और एंगल है क्या जिस पे फेंक दे कि ये जाके उस टारगेट पे गिर जाए। अब अभी तो पढ़ा ही है, थीटा पे और माइनस थीटा पे क्या समान परास होती है, मतलब एक ही जगह जाके गिरते हैं। मतलब यहाँ पे अगर अपने पास ये आ गया तो इसका मतलब ये है कि अब अपने को अपनी जो बंदूक है उसको थोड़ा सा घुमाने की ज़रूरत है। उस बंदूक को अपन थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ठीक, और टिल्ट करके अब कितने एंगल पे फेंकेंगे बेटा, अब की बार बंदूक को ऐसे घुमाया जाएगा, ठीक, और अब की बार जो गोली जानी में से वो गोली ऐसे कुछ जानी चाहिए, क्लियर। और अब की बार जो इसका एंगल आना चाहिए वो एंगल यहाँ से यहाँ तक का आना चाहिए, और इस एंगल को बेटा अपने को लिख देना चाहिए, यानी कि जो थीटा डैश आएगा उसको लिख देना चाहिए 90 माइनस थीटा। अगर अपन वैसे लिखना चाहें तो अपन तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा या π/2। 90 को बेटा रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2 माइनस 5 π/36, यानी इतने एंगल पे अगर आप फेंकोगे तो अब की बार जाके टारगेट को हिट कर जाएगी। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ऐसी लंबी लंबी लैंग्वेजेस में कई बार ना बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो कभी भी बोला जाए ना, अब यहाँ पे दिमाग बैठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा खुद को कि कभी भी अगर एक जगह जाके गिर रही है एक थीटा पे, अगर उसी चाल से अपने को दोबारा गिराने के लिए कोई और एंगल ढूंढना पड़े तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे 90 माइनस थीटा कर देंगे, वही अपना आंसर निकल के आ जाए। समझ गए बेटा। तो मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम तो नहीं है, एक बार अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो, एब्जॉर्ब कर लो। जब बिल्कुल क्लियर हो तो अगले एग्जाम्पल पे आगे बढ़े, ठीक है। चलो तुम यहाँ पे अच्छे से पॉज करके कॉपी करो बेटा, मैं अगला एग्जाम्पल उठाता हूँ। ये आ गया बेटा अपना अगला एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या किया है, एक पार्टिकल को पहले थीटा से फेंका है ना, थीटा से। ये बस पूछने का तरीका है क्वेश्चन को अलग से। थीटा से फेंका है और थीटा से कितने एंगल में फेंका गया बेटा, थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से। और एक और कण लिया उसी चाल से, उसको थीटा किससे फेंका, ऊर्ध्वाधर से। देखो मैं समझाता हूँ, कहने का मतलब सबसे पहले अपन ने क्षैतिज बनाया अपने लिए। क्षैतिज बनाने के लिए हमें गया, इसके बाद एक कण को तो फेंका गया थीटा क्षैतिज और एक को थीटा ऊर्ध्वाधर, है ना। लैंग्वेज की बात हो रही है। लैंग्वेज की बात करें तो अभी ये एंगल कितना था, थीटा क्षैतिज से। वर्टिकल भी बना देते हैं, ये लो, ये रहा ऊर्ध्वाधर। और ये एंगल जो था ये अपने पास कितना था, थीटा, करेक्ट। अब जो क्षैतिज से फेंका है वो तो थीटा ही है, जो दूसरा ऊर्ध्वाधर से थीटा से फेंका है चाल समान ही है, यू और यू। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल अपने पास कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। समझे बात को। तो यानी कि जब बोला ना ऊर्ध्वाधर से थीटा, तो उसका भी तो क्षैतिज से कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और जब क्षैतिज से 90 माइनस थीटा आ गया बेटा,
तो अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अच्छा मतलब ये तो वही वाला केस हो गया जब एक दो कणों को थीटा और 90 माइनस थीटा से फेंका जाए, करेक्ट, ये वैसा हो गया। मतलब अगर ये गिरेंगे कहीं जा करके तो हमें ये कन्फर्म है कि ये जहाँ भी गिरेंगे ये एक ही जगह पे गिरेंगे। बोले हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है 1% का, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद अब अपने को बेटा देखो क्या पूछा गया है, कह रहा है कि अगर ऐसा है तो एक तो इनकी पराश बताओ, है ना, पराश किसकी टर्म में, ध्यान से सुनना। अगर मान लो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़यन काल कितना है, t1 है, लिख दे रहा है कि इसका उड़यन जो काल है वो कितना है t1, इसका उड़यन काल कितना है t2, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है h1, ठीक, अधिकतम ऊंचाई बेटा इसकी कितनी है h1 और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है h2, करेक्ट। तो h1 h2 t1 t2 की फॉर्म में अपने को r के बारे में बताना है, क्लियर। इसके अलावा बेटा t1 बाई t2 पूछा जा सकता है, इसमें ना कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, रेदर देन क्वेश्चन मैं आपको सारे पॉइंटर्स लिखवा देता हूँ और कैसे ध्यान रखना है कैसे आता है वो हल्का आइडिया देता हूँ, फिर आप अपने ब्रेन में बिठाना उसको, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ ध्यान रखने की ना वो ये है बेटा कि जैसे uy1 की बात करें, मान लो अपन जो पहला वाला है ना इस वाले को 1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं 2। तो अगर अपन uy1 की बात करेंगे ना तो ये आएगा अपने पास u sin थीटा, जबकि अपन uy2 की बात करेंगे तो uy2 का कितना आ जाएगा अपने पास u sin 90 माइनस थीटा, और बेटा sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। मैं लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, sin 90 माइनस थीटा जो कि कितना जाएगा बेटा u cos थीटा बन जाएगा। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर अपन ux1 और ux2 को लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, ऑल्दो वो काम नहीं आएगा नहीं लिख। बोले ठीक है सर इतना बात समझ में आ गया, यानी कि u sin थीटा आ गया uy1 और u cos थीटा आ गया uy2। अब यहाँ से देखो एक तो अपने से पूछा जा सकता है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ जो पूछे जा सकते हैं। एक तो बेटा अपने से पूछा जा सकता है कि t1 बाई t2 इन दोनों का अनुपात क्या आएगा। तो मैंने कहा t1 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए 2u/1 बाई जी, बोले हाँ सर, और t2 का 2u/2 बाई जी, बोले हाँ सर, क्योंकि 2u/y बाई जी फॉर्मूला होता था, याद करो, करेक्ट। u/1 कितना है u sin थीटा, u/2 कितना है u cos थीटा। मैं लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए 2u/1 बाई जी डिवाइडेड बाई 2u/2 बाई जी से जी कट जाएगा बेटा, करेक्ट, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा u/1 बाई u/1 u sin थीटा बाई u cos थीटा, u कट के साइन बाई कॉस कितना आएगा 10। बेटा इतना ब्रेन चलना चाहिए अपना, है ना। तो ये कितना निकल के आ गया tan थीटा, समझ गए बात को। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना कि t1 बटा t2 का अनुपात क्या आता है, वो सीधे सीधे कितना आता है tan थीटा आता है। बोले ठीक है सर। दूसरी चीज़ फिर से क्या पूछी जा सकती है, दूसरी चीज़ बेटा यही tan थीटा पूछी जा सकती है लेकिन h1 बाई h2 में, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि h1 बाई h2 कितना आएगा, करेक्ट, बात में आती। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटा एक बात बता, h1 का फॉर्मूला क्या uy स्क्वायर बाई 2g होता था। बोले हाँ सर, मतलब उस हिसाब से क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता uy1 का स्क्वायर बाई 2g और दूसरे को लिख देता हूँ uy2 का स्क्वायर बाई 2g। बोले हाँ सर, फिर से वही कहानी, 2g से 2g कट जाएगा, uy1 बाई uy2 बचेगा, uy1 बाई uy2 तो ऑलरेडी 10 था, तो यहाँ से अगर अपन चाहें तो इसको कितना बोल सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात बेटा, कितनी निकल के आ गया 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उड़यन काल का अनुपात कितना है तो 10 थीटा, अधिकतम ऊंचाई का अनुपात कितना है 10 स्क्वायर थीटा। ये दो भी याद कर लो, पूछे नहीं है सवाल में लेकिन याद कर लो, आते हैं इस तरह के सवाल। और लास्ट जो है जो सवाल में पूछा गया वो मैं लिखवा देता हूँ, करेक्ट। तो वो जो पॉइंट निकल के आता है बेटा वो ऐसे निकल के आता है, पॉइंट नंबर 3। अब अपन इसकी बात करें, चलो बेटा। तो थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है कि अपने को परास चाहिए थी ना T1 T2 और R1 R2 में, तो एक तो सूत्र इसका बन जाएगा बेटा G T1 T2 बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर इसकी परास थी टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़यन काल T1, इसका उड़यन काल T2, तो जो परास आएगी वो G T1 T2 बाई 2। और बिल्कुल इसी प्रकार से बेटा अगला जो आएगा वो 4 अंडर रूट H1
H2, करेक्ट। अगर दोनों की हाइट H1 H2 है तो परास कितनी आएगी। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, 1 2 तीनों पॉइंट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, करेक्ट। और मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई और दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो अपन ने ये देख लिया कि आज की जो क्लास थी वाली में कि समीकरण को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर समान परास पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अपने पास, करेक्ट। अधिकतम परास कब आती है वो अपन ने देख लिया, करेक्ट। और बाकी बेटा फिर अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो प्रक्षेप पे जो है वो मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है अभी एक पार्ट, फिर अब एक और पार्ट उठाऊँगा, ठीक है। मतलब अभी लेक्चर 4 में देखेंगे फिर आगे का क्या पार्ट है क्या नहीं है। तो अभी के लिए इसको अच्छे से समझ लो, अभी तक के जितने लेक्चर्स हुए उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, और रिवाइज़ करके फिर अगला लेक्चर देखना है बेटा। जब वो कंप्लीट हो जाए ना पूरा प्रोजेक्टाइल या पूरा चैप्टर, फिर तुम क्वेश्चंस लगाना मेरे हिसाब से, तो आराम से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, आप कॉपी कर लो पॉज करके, फिर वापस मिलते हैं, बाय बाय।